हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चों को पता है यूपीपी का एग्ज़ाम आ चुका है, फॉर्म आ गया है। यूपी लेखपाल का फॉर्म आ गया है। यूपीएसआई का 14-15 मार्च को पेपर है। इसके अलावा होमगार्ड की वैकेंसी है। 21 तारीख को आपका बिहार दरोगा है। इन्हीं सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए क्लास को एक रिवीजन की तरह हम लोग क्या करें, क्लास पूरी तरीके से पूरी जीएस को जो है रिवीजन तरीके से क्या करें, पढ़ पाए। इसी को लेकर हम आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि जो क्लास मैं लेने जा रहा हूँ इसमें बेटा यूपीपी, इसके अलावा बच्चे आपका यूपी लेखपाल, इसके अलावा बच्चे आपका होमगार्ड, इसके अलावा बच्चे आपका कौन सा आएगा, बिहार एसआई, इसके अलावा बच्चे यूपी एसआई। ये सभी वैकेंसी के लिए बेटा मैं आपके लिए एक क्लास ले रहा हूँ। और ये सभी क्लास में जितने भी जाए आपके बच्चे क्या आ रहे हैं, हिस्ट्री आएंगे, जियोग्राफी आएगा बच्चे, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमी आएगा बेटा, साइंस आएगा, करंट अफेयर आएगा बच्चे आपके, करंट अफेयर्स आएगा। इसके अलावा बच्चे आपके और कौन सा आएंगे, इसी में आपका स्पेशल यूपी स्पेशल होगा बेटा। क्या होगा, यूपी स्पेशल। तो ये समझिएगा ये सभी सिलेबस है जीएस के अकॉर्डिंग। तो जीएस में इसके अलावा बच्चे जानते हो कि आप सिलेबस की अगर बात करोगे यूपीपी का तो उसमें आपके कौन कौन से बच्चे हैं, हिंदी है आपका, इसके अलावा बच्चे रीजनिंग है आपके, मैथ है और जीके जीएस है बेटा। तो जीके जीएस में ये सभी सेक्शन है आपके हैं ना। तो इसमें सबसे पहली क्लास हम आपके समझ लेके आए बेटा, कौन सा है, पॉलिटी। अच्छा, मैं आपको बता दे रहा हूँ जानकारी तौर पे बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना। ये क्लास सबसे पहले मैं कौन सा ले रहा हूँ, पॉलिटी ले रहा हूँ। और यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बात को ध्यान समझिएगा कि इसका जो क्लास पीडीएफ है बेटा, जो क्लास नोट्स है आपका, ये क्लास नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है बेटा, टीसी टारगेट विथ गुरुकुल। वहाँ पे आप जाएंगे, इस क्लास की जो मैं क्लास आपको पढ़ा के कंप्लीट कर रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। क्लास के सारे अपडेट मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे बेटा। अब इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बस D2 इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या बेटा, इंडियन पॉलिटी। आइए देखिएगा, मैंने कंटेंट ऑलरेडी पहले से ही अपने हैंड राइटिंग में से लिख लिया है, बस आपको समझाना रहेगा। या नोट्स आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपके टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा और वहाँ से आप इसे नोट कर इसे निकाल सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चे, सबसे पहली बात है कि हम लोग देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान का एवं राज्य व्यवस्था, तो भारतीय संविधान एवं देखिए बच्चे, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो देखिए बच्चे, तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए हमारा कौन कौन सा है बेटा। सिलेबस क्या है, भारत का संवैधानिक विकास अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो पहला चैप्टर हमारा बच्चे इसमें ये आएगा। दूसरा है संविधान सभा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली। तीसरा है बेटा उद्देशिका, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रियम्बल। चौथा है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, है। फिर हमारा कौन है बच्चे, नागरिकता है। फिर हमारे पास कौन है बेटा, मूल अधिकार है। इसके बाद बच्चे हमारा अगला कौन सा है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है बेटा, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। मूल कर्तव्य है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। मतलब इसी चीज को बेटा हम लोग कह सकते हो कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, संघ। क्या पढ़ेंगे, संघ। तो जो संघ पढ़ेंगे टॉपिक, तो संघ में जब यूनियन पढ़ेंगे तो वहीं पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद आएंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, संसद, पार्लियामेंट जब पढ़ेंगे बेटा तो यहीं पर हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, आप जानते हो यहीं भी हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो यही हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना।
प्रधानमंत्री, राज्यपाल सबके बारे में। फिर राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे बेटा, स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे, स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे। हाँ, फिर इसके बच्चे न्यायपालिका पढ़ेंगे, और न्यायपालिका जब पढ़ेंगे तो न्यायपालिका यहाँ दोनों पढ़ रहे हैं बच्चे, सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ेंगे और हाई कोर्ट भी पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट दोनों पढ़ेंगे। महान्यायवादी के बारे में समझेंगे बेटा, अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे बच्चे, राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में क्या है पहले जान लीजिए बेटा। आपात उपबंध पढ़ेंगे, इमरजेंसी 352, 356, 360 इनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे लगाए जाते हैं। संविधान सभा के अन्य स्रोत कहाँ से क्या लिए गए हैं बेटा, अनुसूचियां एवं उसके भाग हो गए, संविधान संबंधित अन्य विविध, समझ रहे हो। तो इन सभी को पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा बच्चे, सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, तो होगा भारत एवं संविधान, संवैधानिक विकास। तो देखेंगे किस तरीके से हमारे संविधान का विकास हुआ, समझ रहे हैं। इनके बारे में हम लोग को समझना है। अच्छा, हम लोग एकदम सिलेबस टू सिलेबस चलेंगे, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। जो हमारे आपके इस भारत के संवैधानिक विकास से क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ उन्हीं पर चर्चा करेंगे और उन्हीं को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो जी, आओ आओ समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक बेटा हम लोग का देखिएगा। अब देखिएगा हमारा ये चैप्टर बेटा क्या है, फर्स्ट है, जहाँ पे लिखा है डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल लाइफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान का ऐतिहासिक विकास बेटा। तो देखो जी, आप लोग को अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था। हमारे यहाँ किसका शासन था, अंग्रेजों का था। तब अंग्रेजों का जब शासन था तो ये धीरे धीरे यहाँ पे व्यापार की नीति से आते जरूर हैं, पर भारतीय स्थितियों को जब ये मूल्यांकन करते हैं, जब भारतीय स्थितियों का मूल्यांकन करते हैं तो हमारे यहाँ जो राजशाही क्षेत्र था वो छोटे छोटे खंडों में बिखरे हुए थे, छोटे छोटे खंडों में क्या हुए, टूटे हुए थे। इनके पास एकता नहीं थी। जब इन्होंने देखा कि इनके पास एकता ही नहीं है, छोटे छोटे खंडों में बिखरे हुए हैं, तो ये व्यापार के साथ साथ यहाँ पे भारत में नियंत्रण करने का प्रयास किया। और इसी नियंत्रण के दौरान में ये भारत में पूर्णतः क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। जब भारत में पूर्णतः कब्जा कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या कि जब कब्जा कर लिए तो हमारे ऊपर अत्याचार चालू हुआ। अब इन्हीं अत्याचारों से, इन्हीं की गुलामी की जंजीरों से निकलने के लिए धीरे धीरे हमने प्रयास किया कि हमारे देश से जो अंग्रेज हो यहाँ से क्या हो, भाग जाए, और हमारा एक अपना संविधान हो, हमारा एक अपना देश हो, हमारा एक अपना क्या हो, वर्चस्व हो। और इन्हीं वर्चस्वों को स्थापित करने के लिए देखेंगे किस तरीके से हमारे देश के अंदर संविधान की उत्पत्ति हुई, कैसे संविधान ने जन्म लिया, समझ रहे बच्चे। तो उसी में सबसे पहला जो एक्ट आता है बेटा, 1600 चार्टर एक्ट आता है। महारानी एलिजाबेथ के अनुशंसा पे ये पहला चार्टर एक्ट आता है। और इसी के माध्यम से देखेंगे धीरे धीरे आप जैसे आगे पढ़ते चले जाएंगे आपको पता चलेगा कि देखेंगे कि अभी तो जैसे शुरुआती समय में देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे यहाँ शासन होगा। प्रारंभिक समय में हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी शासन होगी, पर वहीं देखेंगे 1833 के बाद, एक्ट के बाद अगर देखेंगे 1858 तक आते आते अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार यहाँ भारत में नियंत्रण करना चालू कर देगी। 1858 के बाद आप देखेंगे पूर्णतः ब्रिटिश सरकार यहाँ पे क्या करेगी, अपना कंट्रोल स्थापित करेगी, समझ रहे हैं। और उसके बाद जब ब्रिटिश सरकार कंट्रोल स्थापित करती है तो यहाँ से जो भारतीय राजनेता थे, जो हमारे यहाँ के नेता थे, जो वीर पुरुष थे, इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा। और देखेंगे शुरुआती समय में जब ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ शासन कर रही थी तो उस समय भारतीयों का कोई योगदान नहीं था, पर धीरे धीरे उनके गवर्नर के परिषद में धीरे धीरे देखोगे भारत का एंटर चालू होगा। और धीरे धीरे ये करते करते भारत एक बार पूर्णतः क्या करेगा, इनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। और जिस दिन भारत प्रभुत्व स्थापित करेगा उस दिन अंग्रेज यहाँ से क्या हो जाएंगे, भारत से चले जाएंगे, और वहाँ से नियंत्रण पूरा किसका हो जाएगा, भारत का। तो हम लोग मुख्यतः यहाँ कहानी जो पढ़ने वाले हैं 1600 से लेकर 1947 तक की बातों को पढ़ने वाले हैं। ये देखते हैं क्या कहानी कैसे है। तो आइए इन्हीं मुद्दों पर बात करते बच्चे। तो देखेंगे संवैधानिक ऐतिहासिक विकास को बेटा हम लोग दो खंडों में बांट के पढ़ते हैं। तो पहला है 1757 से 1857 के बीच में। तो देखो बेटा जो 1757 है, अर्थात क्या हुआ था ना, प्लासी के युद्ध के बाद की बात की जा रही है। तो ध्यान देना है 1757 से लेकर 1857 में देखेंगे तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था बेटा। किसका शासन था, भारत में जो भी एक्ट आ रहे थे इस पर नियंत्रण किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेटिंग फेस में थी, कहाँ पे, इंडिया के अंदर। वहीं 1857 से लेकर बेटा और अगर 1947 तक के देखेंगे तो कौन शासन करता है, ब्रिटिश ताज शासन करता है। कौन करता है, ब्रिटिश ताज। तो ब्रिटिश ताज का शासन कब से कब तक था, 1857 से लेकर 1947 तक। वहीं अगर देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब था, 1757 से लेकर बच्चा कब था, 1857 तक।
अब देखिए बच्चे, इसी में सबसे पहला एक्ट आता है बच्चे, चार्टर एक्ट आता है 1600। इसी को बेटा हम लोग राजलेख भी कहते हैं, इसी को राजलेख पत्र के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी जान लीजिए बेटा, इसी को राजलेख पत्र, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इसी को राजलेख पत्र भी कहते हैं बच्चे। तो राजलेख पत्र के नाम से इसी को जानते हैं बच्चे, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ होता सबसे पहले एक्ट में होता क्या है, तो उस समय ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी उस समय बेटा। वहां पे इन्होंने क्या किया बेटा, पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों का व्यापार करने की क्या किया था, अधिकार प्रदान किया था। इन्होंने क्या किया था कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। अर्थात बेटा, जिससे अगर मान लीजिए कि बच्चे हमारा क्या है, ये मान कर बेटा यूरोप है, क्या है, ये यूरोप है। तो इस यूरोप में आप देखेंगे तो ये बच्चे हमारे पास क्या है, ये बेटा हमारे पास क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है बेटा। तो इन्होंने कहा पूर्वी देश बेटा इधर, मतलब यूरोप की साइड में। और यूरोप की जब इस साइड में आप आएंगे तो यहीं पे क्या पड़ेगा बच्चे, इंडिया पड़ेगा। इसके इस तरफ बेटा चाइना पड़ेगा, नीचे इंडोनेशिया पड़ेगा। तो कई सारे देश आते हैं पूर्वी देशों में। तो इन पूर्वी देशों से व्यापार करने की क्या किया, अनुमति दे दिया, ठीक है। किसने दिया था, महारानी एलिजाबेथ ने। दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट यहां बनता है, 217 भागीदारियों ने मिलकर 30,133 पाउंड लागत लगाकर मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स कंपनी खोली बेटा। तो जो मर्चेंट ऑफ एडवेंचर कंपनी खोली ना, इन्हीं को हम लोग क्या कहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। कितने लोगों ने मिलकर खोला था बेटा, 217 लोगों ने। कितना पैसा लगाया था, तो 30,133 पाउंड रुपया लगाकर इन्होंने एक कंपनी खड़ी की। और कंपनी खड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, अनुमति, इन्होंने क्या किया बच्चे, अनुमति किसे लिया, महारानी एलिजाबेथ से, कि हमने कंपनी तो बना लिया है, आप मुझे व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। और ये कंपनी लंदन के अंदर कब बनता है बेटा, तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है, बनती है लंदन के अंदर। अनुमति प्रदान करने के बाद ये कहाँ चलते हैं, पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए, ठीक है। आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1608 में होती है। अगर पूछा भारत में कब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है, तो 1608 में हुआ था। उस समय मुगल बादशाह कौन था बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा, उस समय मुगल बादशाह था कौन, जहांगीर। कौन था, जहांगीर। क्योंकि आप सुने होंगे कैप्टन हॉकिंस के बारे में। कैप्टन हॉकिंस क्या करता है, अकबर के नाम के पत्र लेके चलता है, पर जब तक ये भारत पहुंचता है तब तक अकबर की मृत्यु हो जाती है। और उस समय सत्ता संभाल कौन रहा था मुगल सल्तनिया का, तो कौन था, जहांगीर था। तो वो क्या करता है, जहांगीर के दरबार में पहुंचता है कैप्टन हॉकिंस। हेलो सर जी, मैप नहीं दे, नहीं मैं देखिएगा। तो क्या हुआ बेटा, तो जहांगीर 1605 से 1627 तक उसका शासन था। उसी समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में खोली गई थी 1608 में। पूर्णतः मान्यता प्राप्त करेंगे 1615 समथिंग जाके, ठीक है। हाँ, कंपनी की, ध्यान दीजिए बच्चा, कंपनी की देखरेख के लिए गवर्नर और उसकी परिषद बनाई गई। ये हुआ कि गवर्नर जो कंपनी की देखरेख करेगा, कंपनी की जो संचालन करेगा, उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, एक संस्था बनाई। और उसको उन्होंने कहा क्या बेटा, तो उन्होंने कहा गवर्नर की एवं उसकी परिषद। इसमें बेटा एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर था, और 24 इसमें अन्य सदस्य थे। समझ रहे हैं, एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर था, और 24 इसमें क्या थे, अन्य सदस्य थे। तथा इनका कार्यकाल 1 वर्ष था। इनका कार्यकाल पूछा जाए टर्न ओवर कितना था, तो 1 ईयर के लिए था। 1 वर्ष के बाद इन्हें रिटायरी हो जाती थी, फिर नए लोग नियुक्त किए जाते थे। हाँ, और ध्यान दीजिए बेटा, बाद में इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल भी कहा गया। इन्हीं को, जो उनके गवर्नर की परिषद थी, इन्हीं को हम लोग क्या कहते थे, निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोलो, बात यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। चलिए अब देखिए, इसके बाद बेटा आता है दूसरा एक्ट आता है
इसलिए इसमें 3-4 पॉइंट याद करने लायक है कि इसकी स्थापना कब हुई है, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 चार्टर एक्ट के तहत की गई है, पहला पॉइंट याद करना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद करना है इसके अंदर नहीं सुनिए, चलिए आइए बच्चे 40 टोले अर्पित पे फोन करिएगा। चलिए देखिएगा, तो चार्टर एक्ट 1726 आते हैं। दूसरा एक्ट है हमारे पास 1700 चार्टर एक्ट 1726। इसमें क्या होता है बेटा, तो इस अधिनियम के तहत बॉम्बे, मद्रास एवं कलकत्ता के प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार मिल गया। समझिएगा, पहले क्या था बेटा, 3 प्रेसिडेंसियां थी हमारे सामने, 3 प्रेसिडेंसियां। ये कौन सा था बच्चे, ये बंगाल था, यहाँ बेटा क्या था, बंबई था, और इधर क्या था बेटा, मद्रास। इसको बोलते थे मद्रास, इसको बोलते थे बंगाल, हाँ इसको बोलते थे बेटा बंबई। तो पहले इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए, जो अलग अलग प्रेसिडेंसियां थी ना, ये तीनों के लिए कानून जो बनाता था निदेशक मंडल बनाता था। पर अब इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि जो बंबई प्रेसिडेंसी है अपने लिए कानून बना सकती है, मद्रास प्रेसिडेंसी अपने लिए कानून बना सकती है, बंगाल प्रेसिडेंसी अपने लिए कानून बना सकती है। मतलब तीनों को क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, अर्थात शक्तियों का क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण। शक्तियों का क्या कर दिया बेटा, विकेंद्रीकरण, ठीक है। उसके बाद बच्चे आइएगा, जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना होंगे आपसे, यहाँ से बेटा कुल रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहाँ से कुल 4 काम पूछे जाएंगे, और इन चारों कामों का आपको एकदम याद कर लेना है। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेंगे बेटा, क्या क्या बनेंगे। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या इसी को बोलते हैं बेटा 1773 का नियामक अधिनियम, इसी को बोलते हैं 1773 का नियामक अधिनियम के नाम से जानते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली बात है पीएम नॉर्थ के गुप्त समिति के माध्यम से 1773 का नियामक अधिनियम लाया गया। तो देखा जाए, पहली बात ये एक्ट किसके अनुशंसा पे लाया गया था, तो पीएम नॉर्थ के गुप्त समिति के माध्यम से 1773 का नियामक अधिनियम लाया गया था, ठीक है। दूसरी बात बच्चे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, अब देखो ये बेटा पहली बात लाया गया, अब इसमें कार्य देखिए क्या हुआ। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे बेटा, जिसे निदेशक मंडल कहते थे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का कार्यकाल पहले कितना वर्ष होता था बच्चे, 1 वर्ष। कितना था, 1 वर्ष। तो इसमें क्या किया गया, 1 वर्ष से बढ़ाकर इनका कार्यकाल कितना वर्ष कर दिया गया बच्चे, 4 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 4 वर्ष। दूसरी बात दिया कर दिया गया, एवं निदेशक मंडल के सदस्य का 1/4 भाग या 6 सदस्य प्रतिवर्ष पद त्याग करेगा। अर्थात टोटल कितने मेंबर थे बच्चे, 24 थे, या तो इसका 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य मतलब क्या हो, हर साल अपने पद को क्या करे, त्याग करे, और नए सदस्य क्या हो, उनकी नियुक्ति हो। या तो ये 1/4 जब इसका निकालेंगे तो कितना आएगा जी, 6 आएगा, तो यह 6 सदस्य नया आया जाए, इसमें आ जाए। समझ आ रहा है। तो दूसरा काम ये किया गया, पहला काम तो ये किया गया कि कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4 वर्ष। और दूसरा काम क्या किया गया, सदस्यों का 1/4 भाग या 6 सदस्य प्रति वर्ष क्या करेंगे, त्याग पत्र देंगे, ठीक है। ठीक है, आइए बेटा दूसरा काम देखते हैं। अगला काम, बंगाल के गवर्नर को, अब बंगाल का बेटा गवर्नर जनरल बनाया गया। अब देखिए एक नया पद आ गया बेटा कि बंगाल के जो गवर्नर थे ना, अब उन्हें हम लोग क्या कह दिए, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। एवं गवर्नर जनरल की परिषद में 4+1 सदस्य थे। इसमें कुल कितने सदस्य थे, 4+1। तो ध्यान देना बेटा, गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, तो वारेन हेस्टिंग को माना गया था प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो कहाँ का था बच्चे, बंगाल का। और इसमें 4 अन्य सदस्य थे बेटा, इनमें 4 अन्य सदस्य थे
तो कौन कौन से थे? सर फिलिप्स फ्रांसीसी थे, मानसन थे, वारवेल थे और क्लेवरिंग थे। तो ये 4 मेंबर थे जो वारेन हेस्टिंग की मदद करते थे। तो गवर्नर जनरल की जो उसमें परिषद थी उनकी संख्या कितनी थी? 4+1 था। अब बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया? गवर्नर जनरल। मतलब इनके पद को और क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। ठीक है, इनको याद रखिए बेटा। इसके बाद बच्चे अगला देखो, इसी एक्ट के तहत 1774 में बेटा कलकत्ता में 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई बेटा। अब देखो, जो सुप्रीम कोर्ट आज का आप समझ रहे हो वैसा सुप्रीम कोर्ट नहीं था, इसका नाम था सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, समझ रहे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक न्यायालय व्यवस्था का भी प्रारंभ किया कि भैया न्यायालय नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए, न्याय भी नाम की कोई चीज होती है। तो इसीलिए उन्होंने पहली बार 1774 में कलकत्ता में क्या किया? सुप्रीम कोर्ट का क्या किया बच्चे? स्थापना किया। जिसके प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे बेटा? फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा एम्पे। कई बार पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। एलिजा एम्पे भारत के प्रथम कौन थे? तो एलिजा एम्पे इसके क्या थे बेटा? प्रथम कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, अब इनके अन्य जज जो थे बेटा कौन से थे? हाइड थे, लिमिस्टे थे, चेम्बर थे। इनको याद करना हो तो बेटा एच से याद कर सकते हैं, लिमिस्टर, हाइड, चेम्बर्स। ठीक है, और यह कैसा न्यायालय था बेटा? तो यह अभिलेख न्यायालय था। इसके खिलाफ प्रीवी काउंसिल में आप अपील कर सकते थे। हाँ, नहीं, सी को एस को दोनों को कन्वर्सेशन किया जा सकता है इंग्लिश में। ठीक है, च को लिए आप सी भी यूज कर सकते हैं, एस भी। हाँ, अब देखिए बच्चे, तो क्या हुआ अगर मान लीजिए यह न्यायालय अगर कोई जजमेंट सुनाता है और उस जजमेंट में अगर आपको कोई समस्या होती है तो इसके लिए आप अपील भी कर सकते थे। कहाँ? प्रीवी काउंसिल में, लंदन के अंदर। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिए बच्चे, तो ध्यान देना। और चौथा काम इसमें क्या किया बेटा? बिना लाइसेंस के निजी व्यापार एवं उपहार पर प्रतिबंध लगाया गया कि बिना लाइसेंस के आप कोई व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेटा देखो, देखिए इसमें काम क्या क्या हुआ। पहला काम आप जानते हो कि कार्यकाल जो था बेटा 1 वर्ष से कितना कर दिया गया बेटा? बताओ, 4 वर्ष कर दिया गया। 4 वर्ष कर दिया गया। 1/4 सदस्य या 6 सदस्य क्या करेंगे? पद त्याग करेंगे बच्चे। क्या करेंगे? पद त्याग करेंगे। तीसरा काम क्या किया बेटा? दूसरा काम क्या किया गया? 1774 में सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ? स्थापना हुआ। तीसरा काम क्या हुआ बच्चे? गवर्नर को हमने क्या कहा? गवर्नर जनरल कहा ना। और चौथा चीज है बेटा, और उसके अलावा क्या है? निजी व्यापार में प्रतिबंध। ये 4 काम किस एक्ट के तहत हुए थे? आपके 1773 के रिलेटिव एक्ट के तहत हुए थे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? आइए अगला चलते हैं। अगला एक्ट कौन है भैया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 एक तरीके से समझौते के लेकर इसे लाया गया था। ठीक है, आइए देखिए इसमें क्या हुआ बेटा? यह ब्रिटेन के पीएम एवं अध्यक्ष एडमंड वर्क, 2 व्यक्ति थे बेटा। एक तो ब्रिटेन के पीएम दूसरा एडमंड वर्क के सुझाव पर इसे लाया गया था। तो आपसे अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिए कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था किसके सुझाव पर लाया गया, तो एडमंड वर्क के सुझाव पर इसे क्या किया बच्चे? लाया गया। दूसरी बात, रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को भी दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक है, अगला देखिए इसमें होता क्या बेटा कि जो सुप्रीम कोर्ट था ना, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल से समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे एक समस्या हो रही थी बार बार। क्या समस्या हो रही थी? जो सुप्रीम कोर्ट था और गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग थे, उनकी जो टीम थी वो कोई भी नियम कानून बनाते थे तो वहाँ की जो आम जनता थी, यहाँ पे कंपनी जो भी थी उसके लोग जो थे ना बार बार सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे और सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के आगे उसके गवर्नर जनरल की जो भी कार्य होते थे उसे रद्द कर देती थी। तो इससे क्या हो रहा था? गवर्नर जनरल की परिषद
और प्लस ऐसे समझिएगा, जो कार्यपालिका थी और जो न्यायपालिका थी, सुप्रीम कोर्ट क्या थी, न्यायपालिका थी, और जो गवर्नर जनरल की परिषद थी वो क्या थी, कार्यपालिका थी। तो कार्यपालिका न्यायपालिका आपस में टकराने लगी थी। इसी को लेकर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इनके शक्तियों को पृथककरण कर दिया, कार्यपालिका को न्यायपालिका से बिल्कुल अलग कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका के गवर्नर जनरल की परिषद में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, जैसे कि वर्तमान में डीपीएसपी में आर्टिकल 50 के तहत, डीपीएसपी आर्टिकल 50 के तहत ये कहा गया कि भैया कि कार्यपालिका न्यायपालिका से क्या होगा, अलग अलग। चलिए कर दीजिए। चलिए तो देखिए बच्चे, तो पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को गवर्नर जनरल के काउंसिल से क्या कर दिया गया, अलग। और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को केवल फोर्ट विलियम, जो फोर्ट विलियम किला बनाया गया था, तक ही सीमित कर दिया गया। क्योंकि बेटा जो सुप्रीम कोर्ट था ना, ये क्या कर रहा था ना, बाहरी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो वहाँ के भारतीय लोग थे ना, उनके मामले को भी सुनने लगा था। इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को क्या किया गया, इस एक्ट के तहत कम किया गया। ठीक है, आइए अगला एक्ट कौन है बेटा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। इसमें क्या किया गया, ब्रिटेन के पीएम विलियम पिट्स, उसमें ब्रिटेन के पीएम कौन थे बेटा, विलियम पिट्स के ये द्वारा लाया गया था। इसके माध्यम से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए, एक खामियां हमने कर दिया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट से, क्योंकि वो ज्यादा समस्या थी, तो उसको तुरंत निजात पाना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार टकरा जा रही थी किससे, गवर्नर जनरल के परिषद से। तो हमने उसका जो कमियां थी उससे तो हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट के 1781 तक सुलझा दिया था। पर बट अभी और सारी समस्याएं थी, तो उनको दूर करना था, तो उसके लिए आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और किसके अनुशंसा पे लाया गया था, तो ध्यान देना, ब्रिटेन के पीएम विलियम पिट्स के द्वारा इसे लाया गया था। आइए देखते हैं इसमें क्या प्रावधान है बेटा। तो पहली बात, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए। मतलब यहाँ पे जो कंपनी थी ना, पहले कंपनी तो सिर्फ व्यापारिक कार्य करती थी, और भारत की गतिविधियों को देखते देखते वो धीरे धीरे यहाँ पे अब क्या की, राजनीतिक हस्तक्षेप भी करना चालू कर दी थी। तो ये सारे काम कंपनी अकेले कर रही थी। पर इस एक्ट में ये कहा गया कि दोनों को ही क्या कर दिया गया बच्चे, अलग अलग कर दिया गया। दोनों को ही क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया। तो देखो क्या किया गया, तो जो संस्थाएं थी, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो निदेशक मंडल, तो इसको कहा गया कि आप ऐसा करो, आप व्यापारिक एवं वाणिज्य कार्य देखो। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वो क्या देखेगा, व्यापारिक एवं वाणिज्य कार्य देखेगा, और किसी प्रकार का कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, और वहीं पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको हम लोग नियंत्रण मंडल कहते हैं, इन्हों को दे दिया राजनीतिक कार्य करने के लिए। और इसमें कुल कितने सदस्य थे बेटा, 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 6। एक तो थे चांसलर ऑफ एक्सेंचर थे, फिर राज्य सचिव थे, और प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल से कितने लोग आते थे, 4 लोग। एक लोग किससे आते थे बेटा, एक लोग आते थे राज्य सचिव से, एक लोग किससे आते थे, चांसलर से। ये टोटल 6 लोग थे, और इनका काम था भारत में राजनीतिक गतिविधियों को देखना कि किस प्रकार के राजा कहाँ पे है, कैसे लड़ रहे हैं, इनकी युद्ध नीति क्या चल रही है, इन सभी चीजों के बारे में समझना था। किसको, इनका काम था, हाँ, नियंत्रक मंडल का। जबकि निदेशक मंडल का क्या काम था, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही है, वाणिज्य जो व्यापार कर रही है, वो कैसे कर रही है, उसमें लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सभी चीजों के बारे में देखना किसको था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, कह सकते हो यहाँ कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया, अर्थात कह सकते हो ना एक तरीके से यहाँ पे शक्तियों का क्या हो गया, विकेंद्रीकरण। यहाँ शक्तियों का क्या हो गया, विकेंद्रीकरण, क्योंकि शक्तियों को 2 हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला बेटा, अगला देखो, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यों की संख्या जो थी 4 से घटाकर उसे 3 कर दिया गया बेटा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया गया, देखो 1 + 4 सदस्य थे ये लोग गवर्नर जनरल की परिषद, पर बेटा अगर ये 3 लोग एक तरफ हो जाते थे, अगर 3 लोग एक तरफ हो जाते थे, तो गवर्नर जनरल को जो वोटिंग होती थी वो सही तरीके से इनका संतुलन नहीं बन पाता था, और कई कार्य ऐसे ही गड़बड़ हो जा रहे थे। तो इसीलिए इनकी संख्या को 4 से घटाकर कितना कर दिया गया था, 3। तो पूछ लिया जाए गवर्नर जनरल की जो परिषद की संख्या 4 से 3 किस एक्ट के तहत की गई है, तो आप बता सकते हैं किस एक्ट के तहत की गई बेटा, 1784 ना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ईस्ट इंडिया कंपनी क्षेत्रों को ब्रिटिश क्षेत्र कहने लगे।
अब यहीं से धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो क्षेत्र थी उसी को हम लोग किस नाम से जानने लगे, तो उसी को ब्रिटिश क्षेत्र के नाम से हम लोग कहने लगे। ठीक है, आइए अगला देखिए चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793, अब इसको याद करना बेटा तो आपको मैंने एक ट्रिक लिखा है जिसका नाम है मोसाज। क्या लिखा है? मोसाज। मोसाज से इसके सारे कामों को आप याद कर सकते हैं। जैसे MO से बेटा क्या होता है? मोनोपोली। मोनोपोली वाला होता है 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार बढ़ा दिया गया। मतलब कि अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्वी देशों में व्यापार करेगी 20 वर्षों के लिए। अभी और ब्रिटेन की कोई कंपनियां नहीं आ नहीं सकती है व्यापार करने के लिए, समझ रहे हैं? तो 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। दूसरा सैलरी। अब जो बेटा बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, इसमें कुल कितने मेंबर थे? अभी बताया मैंने कितने मेंबर थे? 6। अब ये क्या कर रहे थे 6 मेंबर? नियंत्रक मंडल क्या करता था भारत में? राजनीतिक गतिविधियों को देखता था। तो जब राजनीतिक गतिविधियां देखता था तो इससे पहले सैलरी जो देती थी ब्रिटिश सरकार देती थी। पर अब ये कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होंगे, नियंत्रक मंडल होंगे ना, का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी कमाएगी ना, उसी से इनकी सैलरी को भी भुगतान करेगा। तो सैलरी भी अग्रिम देना चालू करेगा और किससे दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। ये जो 6 मेंबर है किसके लिए? राजनीतिक गतिविधियों को देखने के लिए। तीसरी एडवांस। ईस्ट इंडिया कंपनी संसद को 5 लाख पाउंड अग्रिम देना होगा। मतलब कि आपको अगर अगले साल व्यापार करना है 20 वर्षों के लिए, आपने बढ़ा लिया कोई बात नहीं है, पर आपको जैसे अगले साल में जाना है तो आपको 5 लाख पाउंड दे दोगे, उसके बाद अपना कंटिन्यू व्यापार तुम 1 साल करोगे, फिर ऐसे ही अगले साल फिर 5 लाख दोगे, फिर अगला कंटिन्यू अपना व्यापार करोगे। समझ बच्चे? और दूसरी बात बेटा क्या किया गया? क्या तो गवर्नर जनरल की शक्तियों को और ही क्या किया गया? इसमें बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये काम सारे कैसे हुए थे बच्चे? तो ये चार्टर एक्ट 1793। अब देखो बेटा 20 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार बढ़ाया गया है ना, तो अगला एक्ट कब आएगा? 20 वर्ष के बाद। मतलब अगला एक्ट अगर इसमें 20 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 1813। तो कब आएगा? 1813। आइए बेटा 1813 भी देखते हैं। देखो भैया चार्टर एक्ट 1813, इसका भी बहुत आसान है। इसके लिए ट्रिक लिखा हूं बेटा, चाची को एक बार मिस करता हूं, किसके लिए? शिक्षा के लिए। इसे चाहो तो आप इसके जितने भी काम हुए याद कर सकते हो। जैसे चाची से याद कर सकते हो बेटा, चाय एवं चीन। चाय एवं चीन छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गई? समाप्त कर दिया गया। क्या गया? जो चाय और चीन था छोड़कर, चाय का व्यापार अभी कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। चीन के साथ व्यापार कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी सभी प्रकार के व्यापारिक एकाधिकार इसमें देखेंगे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अर्थात ब्रिटेन का कोई भी मेंबर आके व्यापार कर सकता है। समझ रहे हैं? तो ब्रिटेन का कोई भी मेंबर आके यहाँ पे व्यापार कर सकता है। दूसरी बात बेटा, ईसाई भारत में धर्म प्रचार कर सकते हैं। मतलब ईसाइयों को भारत में भेजा गया है कि आप धर्म प्रचार करिए, अपनी संख्या को क्या करिए? बढ़ाइए। और यहाँ तक किस बेटा इसमें एक नियम और भी था, अगर कोई भी माता पिता, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर उसके माता पिता की मृत्यु हो जा रही है, तो अगर वह बच्चा अगर ईसाई धर्म को नहीं अपनाता है तो उसकी संपत्ति जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण चली जाएगी, अर्थात ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में हो जाएगी। अगर आपको अपना संपत्ति चाहिए तो आपको ईसाई धर्म को अपनाना पड़ेगा। हाँ, तो एक तरीके से कह सकते हो ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा गया? भारत में। इसके अलावा बेटा भारत की शिक्षा एवं साहित्य पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करेगी। मतलब आप भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया क्या किया जाएगा बेटा? खर्च किया जाएगा, कि आपको भारतीय शिक्षा को क्या किया? बढ़ाया जाए। अच्छा, वो बढ़ाने का उद्देश्य ये था कि इनको व्यापार करने में उन्नत हो पाए, क्योंकि बातों को समझ पाए। समझ रहे हैं? तो अपनी सुविधाओं के लिए उन्होंने पैसा खर्च किया था भारत पे, एजुकेशन पे उनका एक इंटेंशन था। तो ये सारे काम बेटा याद कर सकते हैं। चाय एवं चीन छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया बेटा। दूसरे ईसाइयों को भारत में भेजा गया धर्म प्रचार के लिए। अब भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये का खर्च करेगा। ठीक, आइए देखिए अगला एक्ट बेटा, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में क्या काम किए गए? आइए उनको भी समझ लेते हैं। चार्टर 1833 व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अभी जो 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार बढ़ाया गया था ना, अभी देखेंगे 1893 में 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार बढ़ाया था, 1813 तक, 13 में भी व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ गया था। पर बट 1833 में आते आते जो व्यापारिक एकाधिकार था पूर्णतः क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अर्थात पूर्वी देशों के साथ कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन का आकर व्यापार कर सकता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, अब कोई भी व्यक्ति पूर्वी देशों के साथ व्यापार
कर सकता है। ये शक्ति मिल गई थी 1833 में। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को बेटा ध्यान देना है, अब यहाँ क्या कहने लगे, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। मतलब कि जो अभी गवर्नर जनरल पद था, तो देखो बेटा अब गवर्नर जनरल जो पद था, गवर्नर जनरल, तो उसको कब लाया गया था, आप जानते हैं 1773 के एक्ट में लाया गया था। 1773 में क्या एक्ट लाया था, गवर्नर जनरल की पद लाए गए थे, ठीक है, जिसमें बना था वारेन हेस्टिंग बना था बंगाल के अधीन। अब ये जो गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब इसे हम लोग क्या करने लगे, इसे हम लोग भारत का गवर्नर जनरल करने लगे। और कौन बनता है बेटा, तो ध्यान देना है यहाँ से, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होता है, विलियम बेटिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछे कौन है बेटा, तो विलियम बेटिंग है। और यही बच्चे 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग किसका गठन किया गया, विधि आयोग की स्थापना की गई हुआ, जिसमें कुल कितने सदस्य थे बेटा, 4। तो ध्यान देना, इसी एक्ट का 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मैकाले साहब थे। और इसमें कुल कितने मेंबर थे, तो टोटल 4 मेंबर थे। कितने मेंबर थे भैया, 4। इसके अलावा बेटा अधीनस्थ सेवाओं में भारतीयों को भी शामिल किया गया। मतलब बड़ी वैकेंसियों में नहीं, जो छोटी छोटी वैकेंसियां थे उनमें किनको सम्मिलित किया गया, सबऑर्डिनेट सर्विस में भारतीयों को भी शामिल धीरे धीरे, जैसे आर्मी हो गया, ग्रुप डी के जैसे एग्जाम हो गए, तो ऐसे एग्जामों में अब भारतीयों को भी कहा कि आप लोग भी भागीदारी ले सकते हैं, आप भी एग्जाम दीजिए, आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं। समझ रहे हो, तो ये चीजें ध्यान देना है। तो भारतीयों को मतलब पहली बार नौकरी करने की अनुमति मिली। आइए अब देखिए अगला एक्ट कौन है बच्चे, चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853, जरा देखिए इसमें क्या हुआ बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक एकाधिकार था ना, 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया गया। अब भाई व्यापारिक एकाधिकार तो वही समाप्त हो गया था, अब आगे इसे कंटिन्यू भी नहीं किया गया। वो लोग तो लगे थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कि व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, पर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब व्यापारिक एकाधिकार नहीं बढ़ेगा। अब ब्रिटिश महारानी ये भी कहे कि जब चाहे तब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा सकती है। तो मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी पूर्णतः व्यापार में डोमिनेट चल रही थी, अब उसे जब चाहे तब वो समाप्त कर सकती है, हटा सकती है। अब पूरा व्यापार भी कौन कंट्रोल करेगा, ब्रिटिश संसद करेगी, ब्रिटिश सरकार करेगी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी। समझ रहे हैं, इन्होंने ऐलान कर दिया था। इसके अलावा जो सीओडी थी, कोड ऑफ डायरेक्टर, तो ध्यान देना सीओडी की संख्या जो 24 थी ना, 24 से घटाकर इसे कितना कर दिया गया था, 18। तो इसमें ये भी काम याद कर लीजिएगा, जो सीओडी की संख्या 24 थी उसे घटाकर कितना कर दिया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितना कर दिया गया था, 18। जिसमें से 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा आएंगे, मनोनीत किया जाएगा। अब सोचिएगा बाकी किसके रहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। और 6 सदस्य जो रहेंगे कहाँ से आएंगे, ईस्ट इंडिया, मतलब जो 6 सदस्य होंगे किसके होंगे, ब्रिटिश संसद से आएंगे। और जो 18 मतलब 12 सदस्य होंगे वो किसके होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। समझ रहे हैं। इसके अलावा बेटा आईसीएस प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भारतीयों को शामिल किया गया। मतलब इस एक्ट के तहत ध्यान देना है। अच्छा वास्तव में ये होता है बेटा, कब होता है, 1854 में, पर यह इसी एक्ट के अंदर आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतियोगियों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब ब्रिटिश संसद जो थी, अब भारतीयों को भी आईसीएस जैसे आईएएस जैसे एग्जामों में भी भारतीयों को भी अब भागीदारी सुनिश्चित करने की अनुमति दे दी कि अब आप भी भागीदारी ले सकते हैं। समझ रहे हैं। तो जबकि अगर अधीनस्थ सेवाओं की बात करेंगे तो किस एक्ट के तहत था, 1833। पर बड़ी वैकेंसियों जैसे आईएएस जैसे एग्जामों में भागीदारी सुनिश्चित भारतीयों को कब किए गए, 1853 और 1854 से प्रारंभ किया गया था। दूसरा बेटा यहीं पर डलहौजी द्वारा शासन में सुधार लाने के लिए विधायी कार्य एवं प्रशासनिक कार्य अलग अलग किए गए। यहीं पर डलहौजी ने क्या लाया था, हड़प नीति लाया था। तो उन्होंने क्या किया, यहीं पर बेटा एक काम और किया गया, जो विधायी कार्य थे, जो विधि बनाने के शक्ति थी, उसे अलग किया गया। अब प्लस उसको जो प्रशासनिक कार्य थे, जो उसको विधि को लागू कराते थे, उनके दोनों संस्थाओं को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, पृथककरण कर दिया। तो क्या हुआ बच्चे, तो ध्यान देना यहाँ पे दो काम, विधायी कार्यों को और तथा प्रशासनिक कार्यों को क्या किया गया बच्चे, अलग किया गया। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई समस्या ना। आइए अगला एक्ट कौन है बच्चे, भारतीय शासन अधिनियम 1858। भारतीय शासन अधिनियम 1858, देखो इसे भारत का प्रथम शासन अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि अभी तक तो क्या चला था, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन। अब यहाँ से किसका चलेगा, ब्रिटिश क्राउन का शासन।
अब ब्रिटिश क्राउन को भारत को क्या मानती थी, अपना मानती थी, इसलिए जो भी शासन अधिनियम आएगा वहाँ लिखा रहेगा भारत शासन अधिनियम लिखा रहेगा ना। तो भारत शासन अधिनियम 1858। सर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो ब्रिटिश से ही आई थी। हाँ तो ब्रिटिश आई थी, पर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, एक प्राइवेट संस्था थी, पर धीरे धीरे उसमें डोमिनेट कौन कर लिया, ब्रिटिश संसद अर्थात ब्रिटिश सरकार। जैसे हम व्यापार करने के लिए गए हैं, पर हमारा वर्चस्व ठीक ठाक अगर बढ़िया बढ़ गया तो धीरे धीरे इंडिया कहेगी ये मेरा था आदमी, ये सब कुछ मेरा है। इसी तरीके से हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ठीक है, आइए अगला कह रहा है बेटा, इसमें क्या, इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का क्या लाया बेटा, वायसराय कहा गया। देखो अगर इसके पहले की बात करेंगे तो क्या कहा गया बच्चे, देखो सबसे पहले कौन आया था, गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, तो कौन बना था, वारेन हेस्टिंग। फिर क्या हुआ, वारेन जो गवर्नर जनरल था उसे क्या कहा गया, भारत का गवर्नर जनरल, तो कौन बना था बताओ, विलियम बेटिक्स। अब क्या हुआ, कब यहाँ से गवर्नर जनरल को क्या कहा गया, भारत का वायसराय। और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर वायसराय भी कौन बना, कैनिंग, क्योंकि अंतिम था, इसी को क्या बना दिया गया था, वायसराय। ठीक है, हाँ इसके अलावा बेटा ध्यान देना, अब इसके अलावा बेटा इसके तहत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। भाई जायज सी बात है, क्योंकि ये बीओसी और सीओडी का गठन ही क्यों हुआ था, कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए। और कंपनी ही जब डोमिनेटिंग फेज में कौन आ गया, ब्रिटिश सरकार आ गई, तो इन दोनों संस्थाओं का कोई योगदान रहा नहीं गया, इसलिए इनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके लिए बेटा कर दिया गया और एक नया पद बनाया गया जिसे भारत सचिव कहते थे, उसे क्या कहा गया बेटा, एक नया पद लाया गया इन दोनों को समाप्त करके, जिसके कहते हैं भारत सचिव। और इसके मदद के लिए भारतीय परिषद बनाया गया जिसमें 15 सदस्य थे। कितने सदस्य थे बेटा, 15 सदस्य थे, जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन से तथा 7 सदस्य किससे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब ये 15 लोग मिलकर क्या करेंगे, अब नए नियम कानून को निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चे, तो यहीं पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को ही क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था। इसके अलावा बेटा भारत में द्वैध शासन पूर्णतः नियंत्रण संसद का हो गया था। तो जो द्वैध शासन था पूर्णतः किसका नियंत्रण हो गया था, वहां पे पार्लियामेंट का हो गया था, संसद का हो गया था। ठीक है, और इसके अलावा बेटा रॉयल कमीशन या पेल कमीशन जिसको कहते हैं, इसी तहत रॉयल कमीशन या पेल कमीशन आया था कि नियुक्ति किया गया था। और क्यों किया गया था बेटा, जिसके तहत भारतीय सैनिकों की भर्ती की जाएगी। तो भारतीय सैनिकों के भर्ती कराने के लिए ही कौन सा कमीशन आया था, रॉयल कमीशन। तीन बात को भी याद रखिएगा, रॉयल कमीशन इसीलिए लाया गया था कि भारतीय सैनिकों को क्या किया जाएगा, एंटर करने के लिए। फिर अगला एक्ट कौन आता बेटा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो आइए देखिए बच्चे इसमें क्या हुआ, देखते हैं। तो भारतीयों का शासन में सहयोग बढ़ाया गया। अब देखो यहाँ धीरे धीरे अब ब्रिटिश संसद के अंदर जो ब्रिटिश कंट्रोल जब करना चालू की, तब धीरे धीरे देखेंगे अब इसमें भारतीयों का हस्तक्षेप बढ़ेगा। धीरे धीरे भारत इनके ऊपर नकेल कसने की कोशिश करेगा, इनके ऊपर नियंत्रण पाने की प्रयास करेगा। और क्या किया, देखिए भारतीयों का शासन में सहयोग बढ़ाया गया। और क्या किया बेटा, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में 3 भारतीयों को जोड़ा गया। मतलब पहली बार 3 भारतीयों को कानून बनाने के लिए किसमें रखा गया, ब्रिटिश संसद के अंदर रखा गया। मतलब कि यहाँ पे जो शासन कर रहे थे उनके अंदर किनको इंटर किया गया, भारतीयों को। वो कौन कौन थे बेटा, एक तो पटियाला के राजा थे नरेंद्र देव थे, बनारस के राजा थे ईश्वरी प्रसाद नारायण, और तीसरे थे सर दिनकर राव। तो ये 3 लोगों ने पहली बार गैर सरकारी सदस्यों के रूप में ब्रिटिश भारत में जो कंट्रोल कर रही थी उसके अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे वायसराय को अध्यादेश बनाने की, अध्यादेश जारी करने की, बनाने की नहीं बेटा, अध्यादेश जारी की शक्ति दी गई कि अध्यादेश जारी कर सकता है कौन, वायसराय। जिस तरीके से राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है, प्रेसिडेंस। उसी तरीके से इनको भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इसके अलावा बेटा प्रांतीय नियंत्रण भी किया गया। वायसराय ने क्या किया, प्रांतीय नियंत्रण किया। प्रांतीय नियंत्रण किया और किया क्या, नए प्रांत का गठन किया।
इसी के माध्यम से बेटा क्या हुए नए प्रांत, जिससे आपको बताऊँ 1862 में कई सारे 1862 में मुंबई, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। देखिए 1862 में किसको बनाया गया बेटा? बंगाल को। 1870 में किसको बनाया गया? पंजाब को। नॉर्थ NWFP को कब बनाया गया? 1887 में। तो नए नए प्रांतों का धीरे धीरे क्या हुआ? गठन चालू हुआ। इसी तरह बेटा प्रांत सीमा में भी परिवर्तन, कि जो प्रांतों की सीमा थे ना, कहीं पर अधिक कहीं पर ज़्यादा, जिसे बाउंड्री भी डिसाइड करना चालू किया गया। तभी से जो हाँ। आर्टिकल 2-3 में कहा गया। हाँ, मतलब प्रांत की सीमा में भी परिवर्तन, जो आर्टिकल 2 और 3 में पढ़ेंगे। और प्रशासकों की नियुक्ति, जो जो प्रशासक थे बेटा उनकी नियुक्ति भी की गई वायसराय जब आया तब। इसके अलावा बच्चे ध्यान दें, प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। अब प्रांतों में बेटा क्या बनने लगे? विधान परिषद। देखो विधानसभा, विधान परिषद। तो पहले अगर एकल सदस्य थे तो उसे हम लोग, अगर कहीं पर अगर एकल पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो सिर्फ वहाँ क्या होता है? विधानसभा होता है, क्योंकि प्रत्येक राज्यों में विधानसभा अनिवार्य है, पर जरूरी नहीं है कि वहाँ पर विधान परिषद भी हो। पर इन्होंने क्या किया, कुछ राज्यों में अब विधान परिषदों का गठन होना चालू हुआ, और शुरुआत में 2-3 राज्यों में उसका प्रमाण मिलता है कि जहाँ विधान परिषद बनाया गया। जैसे कहाँ कहाँ बनाया गया बेटा? बंगाल में बनाया गया, पंजाब में बनाया गया, नॉर्थ NWFP पे बनाया गया। ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोलर एरिया थे, जो 7 सिस्टर वाले एरिया थे, उन सभी क्षेत्रों में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा लॉर्ड कैनिंग ने मंत्रिमंडल व्यवस्था लाया। इसी मंत्रिमंडल व्यवस्था को विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो जैसे आज के समय जो पढ़ते हो ना, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, तो ऐसी व्यवस्थाओं को भी क्या किया गया? इसी एक्ट के तहत लाया गया। ठीक है। तो इनमें ये कामों को बेटा आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। आइए अगला देखते हैं, अगला एक्ट कौन सा है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है बच्चे। पर इसके पहले जिंदगी के लिए 2 घूंट जरूरी है। जो भी यूपी पुलिस, UPSI वाले बच्चे हैं, लेखपाल वाले बच्चे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि सर तेजी से पढ़ाते रहे, नोट्स कैसे बनाएंगे। आपको ये सारा कुछ लिखा हुआ मटेरियल हमारे चैनल पे मिल जाएगा। बस आप मेरे साथ यहाँ लाइन बाई लाइन पढ़ते चलिए, जिससे सिलेबस जल्दी खत्म कर लेंगे हम लोग, और रिवीजन भी एक तरीके से रिवीजन बढ़िया फास्ट ट्रैक हो जाएगा। और उसी नोट्स को लेकर एक बार अगर अपने से पढ़ लेते हैं, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और देखिएगा एग्जाम दीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको इसी नोट्स से मिल जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आया तो यहीं से आएगा, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो जाएगा कहाँ? जाहिर सी बात है। ठीक है। तो आइए बेटा अगला देखते हैं एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखो बेटा यहाँ डफरिन योजना पर आधारित था। अगर आपसे पूछा जाए ये किसकी योजना पर आधारित था, तो लॉर्ड डफरिन उस समय था, उसी के योजनाओं पर आधारित था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें देखो बेटा हुआ क्या कि विधान परिषद केंद्र एवं प्रांत में सीटों की संख्या में वृद्धि किया गया और 10 से 16 कर दिया गया। मतलब जो विधान परिषद थी ना, केंद्र और प्रांतों में सीटों की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, और वो 10 से संख्या बढ़कर कितनी हो गई बच्चे? 16 हो गया था। ठीक। दूसरा, प्रथम बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ बेटा। सोचिए इसके पहले कभी इलेक्शन नहीं हुआ था, पर इस एक्ट के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से हमको निर्वाचन का प्रमाण मिलता है, जो आर्टिकल 324 में पढ़ेंगे आप। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन कहाँ है बच्चे? आर्टिकल 324 में है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात बेटा, भारतीय सदस्य को बजट पर प्रश्न पूछने एवं बहस करने की अनुमति, कि मतलब आप बजट पे प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे बहस कर सकते हैं, पर अगर कोई सार्वजनिक पक्ष का विषय है तो उसको प्रश्न पूछने के लिए 6 दिन पहले आपको सूचना देना पड़ेगा, उसके बाद आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। पर हाँ, अभी भी मत देने का अधिकार नहीं था भारतीयों को। मतलब सर सार्वजनिक, मतलब अगर कोई ऐसी है जिसमें सार्वजनिक है, सरकारी अगर कोई गजट है, पत्र है, तो ऐसे में अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आपको उस विषय के बारे में 6 दिन पहले ब्रिटिश संसद को बताना पड़ेगा। मतलब यहाँ की जो ब्रिटिश सरकार है, जो कंट्रोल कर रही है, उसको बताना पड़ेगा। उसके बाद 6 दिन के बाद आप सूचना उसके बारे में पूछ सकते हैं कि आपने इस पे क्यों ऐसा कुछ नहीं किया। समझ रहे हैं। पर यहाँ भी बहस तो कर सकते थे, पर वोटिंग देने का भी अधिकार इनको नहीं था बच्चे। ये भी याद रखिएगा कि सार्वजनिक महत्व के विषय पर 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है। पर अभी भी वोटिंग देने का इनको अधिकार नहीं था। ठीक है बच्चे। आइए अगला एक्ट है भारतीय
अरे यार ये तो इसमें वर्टिकल हो गया है। बंद करो कैमरा। नहीं, चल 1919 टाइप का पढ़ना है। चलिए पहले यहाँ तक आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ। चलिए देखो बच्चे, अगर कहा जाए तो ध्यान देना, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को इसी नाम से जान लीजिए बेटा, कि इसे और हम लोग क्या कहते हैं, इसे क्या हुआ बच्चे? हाँ तो 1909 ही बोला ना, 1919 बोल दिया क्या? अच्छा कोई बात नहीं। देखिए एक बात और बता दे रहा हूँ बेटा, इसके पहले एक्ट में, अब जैसे मैं कहीं पर 1861 पढ़ा रहा हूँ, गलती से 1900 बोल दिया, तो हाँ मेरा तात्पर्य है 1800 से ही है, क्योंकि 1900 मुझे सन बड़ा फेवरेट है, क्योंकि मेरा जन्म भी 1998 हुआ है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए तो देखिए बच्चे, पहले इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। पहला पॉइंट यही बनेगा, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किसे जानते हैं, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को जानते हैं। जैसे देखो बेटा, मार्ले कौन था? राज्य सचिव था। भारतीय वायसराय कौन था बेटा? मिंटो। अब इसे ध्यान देना है हम लोग, अरुंडेल समिति के सिफारिश पर लाया गया था। इसे कैसे लाया गया था? इसे अरुंडेल समिति के सिफारिश पर लाया गया था। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ था बेटा, परिषदों में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 60 कर दी गई थी। और यहाँ बेटा प्रत्यक्ष निर्वाचन परंतु सीमित मताधिकार, मतलब पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुआ पर सीमित मताधिकार था, मतलब सभी लोग वोट नहीं दे सकते थे, कुछ ही लोग वोट दे सकते थे जो शिक्षित थे, हाँ जो टैक्स वैक्स पे करते थे, जो सारे लोग थे वही दे सकते थे। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन में परंतु सीमित अधिकार, इसका पूरक प्रश्नों को पूछने का भी अधिकार। अब जैसे जो सार्वजनिक महत्व के विषय थे ना, अब उस पर भी ये चाहे तो प्रश्न को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अब 6 दिन पहले कोई सूचना देने की जरूरत नहीं थी। ठीक है बच्चे, आइएगा। ये तो हो गया था बच्चे। चलेगा। इसके पहले तो मैंने बेटा आपको इसके पहली वाली जो जानकारी थी ऑलरेडी मैंने यहाँ दे दिया था। देखिए आप लोग इसको जूम आउट करके देख सकते हैं। देखिएगा मैंने यहाँ समझा दिया था बच्चे आपको कि देखिएगा, परिषदों में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई थी बेटा। हाँ, इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन परंतु सीमित मताधिकार था, मतलब वोट देने का अधिकार तो था पर सभी लोग वोट देने का अधिकार नहीं था। अब पूरक प्रश्नों को पूछने का भी अधिकार था बेटा, तो पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। इसके अलावा इसमें कुछ कार्य और थे जिनको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे बेटा। यहाँ देखिए, इनको देख सकते हैं आप। ऐसे पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था प्रथम बार किया गया बेटा, और अधिकार मुस्लिमों को भी दिया गया। मतलब यहाँ ऐसे समझिए बेटा कि ध्यान देना, पृथक निर्वाचन, ये किसी से छोटा उटा हो गया यार, बड़ा हो गया है क्या? ओहो, ये कटिंग वटिंग हो गया है यार, ये मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं इसके बारे में, तो लोग ऐसे काम चलाओ। चलो देखो, तो पहली बात मेरी बात ध्यान समझिए बच्चे, यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे ये हुआ कि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। अब प्रथम बार अधिकार किसको दिया गया? मुस्लिमों को भी दिया गया, और वो भी प्रत्यक्ष निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। समझ रहे हैं? इसके बाद प्रथम बार वायसराय के कार्यकारिणी एवं भारतीय शामिल होने वाले जो व्यक्ति थे, कौन थे बेटा? सत्येंद्र पी ध्यान सिन्हा थे, जिनका नाम था सत्येंद्र पी सिन्हा थे। इन्होंने पहली बार भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुए थे। तो पूछा जा सकता है भारत के कार्यकारी गवर्नर जनरल में कार्यकारी में भारतीय कौन शामिल हुआ था? तो आप किसको बता सकते हैं बच्चे? सत्येंद्र पी सिन्हा को। तो किसको? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को आप बता सकते हैं बेटा, इनको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। और किसमें शामिल किया गया था? वायसराय में, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो गवर्नर जनरल के मतलब की कार्यकारी परिषद में। इसके अलावा भारतीय सचिव परिषद में ध्यान देना 2 भारतीयों को भी शामिल किया गया था। भारतीय सचिव की परिषद में भी 2 भारतीयों को शामिल किया गया था। किसे किसे? केसी गुप्ता और इसके सैयद हुसैन बिलग्रामी को। देखिएगा, अगर पूछा जाए कार्यकारिणी में कौन शामिल हुआ तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, पर अगर वही पूछा जाए कि अगर भारतीय सचिव के परिषद में कौन 2 व्यक्ति भारतीय शामिल हुए थे, तो आप याद रख सकते हैं केसी गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, इसके अलावा बच्चे अगला कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 में देखो, पहले इसे किस नाम से जानते हैं? इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसे क्या जानते हैं? मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटेस्क्यू कौन था बेटा? सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे।
अच्छा, जैसे उसमें मार्ले मिट्टो थे। हाँ, जैसे ऐसे माले मिंटो थे, ऐसे यहाँ पे बेटा क्या थे, माउंटेन्स चेम्सफोर्ड थे। आइए इसमें देखिए क्या हुआ बेटा, पहली बात काम क्या क्या हुए देखिए। तो सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन का प्रयोग किया गया बेटा। सबसे पहला काम क्या हुआ, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन का प्रारंभ चालू हुआ। दूसरा, भारतीय सचिव का वेतन अब ब्रिटिश राजस्व दिया जाएगा। अब ये कहा गया जो भारतीय सचिव थे उनका वेतन किससे दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया, मतलब अब महिलाएं भी वोट दे सकती हैं। यह बात किस एक्ट के तहत किया गया बच्चे, 1919। इसके अलावा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली व्यवस्था की गई। अब टोटल क्या होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, ठीक है। इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में अब सिख ईसाई एवं सिख ईसाइयों को भी क्या किया गया, शामिल किया गया। पहले सिख ईसाई नहीं शामिल थे, केवल मुस्लिम लोग थे, पर अब इनको भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में इनको भी शामिल कर दिया गया कि ये भी सांप्रदायिक लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, समझ रहे हैं। इसके अलावा लोक सेवा आयोग का भी क्या किया गया बच्चे, गठन किया गया। यहीं पर लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, आपका जो यूपीएससी है यहीं पर इसका भी गठन किया गया। अच्छा, ये आया 1854 हाँ, के एक्ट में। मतलब कि ये पूर्णतः भारतीयों से लेकर धीरे धीरे उनका विकास हो रहा है ना। अच्छा, भारतीय सचिव महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति कर सकता है। यहीं पर बताया गया कि भारतीय सचिव महालेखा परीक्षक की भी क्या की जा सकती है बेटा, नियुक्ति किया जा सकता है। हाँ, कै इसके अलावा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाया गया, एक तो उच्च सदन, अब ये क्या होगा बेटा, निम्न सदन। तो राज्य परिषद, जिसको उच्च सदन को हम लोग क्या कहते थे, राज्य परिषद। और राज्य परिषद में कुल कितने सदस्य थे, 60। कितने सदस्य थे, 60। 60 में से 26 क्या होते थे, मनोनीत, और 34 का क्या होता था बच्चे, निर्वाचित। तो ध्यान देना, अगर पूछा जाए राज्य परिषद में उच्च सदन में कुल कितने सदस्य थे, 60 थे, जिसमें से 34 का क्या होता है, निर्वाचित, और 26 क्या होते थे बच्चे, मनोनीत। और वही बेटा बनाया गया था निम्न सदन, जिसे हम लोग केंद्रीय विधानसभा कहते थे। और केंद्रीय विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे, 145 थे। इसमें से 41 का क्या होता था, मनोनीत होते थे, 104 क्या होते थे, निर्वाचित, ठीक है। इसके अलावा बच्चे और क्या हुआ, ध्यान दीजिए, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। प्रांतों में क्या हुआ बेटा, द्वैध शासन लागू हुआ। और द्वैध शासन में विषयों को क्या किया, दो भागों में बांट दिया गया प्रांतीय विषयों को। एक तो आरक्षित विषय, जैसे बिजली, गैस, वित्त, न्याय, प्रशासन, पुलिस, सिंचाई आदि विषयों को आरक्षित कर दिया गया। इस पे सब कानून नहीं बना सकते। और वहीं पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वास्थ्य को हस्तांतरित विषय कर दिया गया कि इस पे सभी प्रांत के लोग कानून बना सकते हैं। मतलब ये सेंटर अपने लिए क्या कर लिया, रिजर्व कर लिया। अब ये बाकी दे दिया प्रांतों के लिए, अब इस पे कानून बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, यहीं पर मैं अब चाहता था आपको पढ़ा सकता था किसके बारे में, अब यहीं पे चौरी चौरा कांड भी पढ़ा सकता था, यहीं पर आपको पढ़ा सकता था साइमन कमीशन के बारे में। पर मैं इन सभी चीज़ों को हिस्ट्री में डाल रहा हूँ कि हिस्ट्री सेक्शन जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ साइमन कमीशन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। हाँ, क्योंकि साइमन कमीशन क्या होता है, आपको यहाँ भारत में आता है 1928 में, भारत में आता है। पर लाला लाजपत राय जब इसका विरोध करते हैं तो लाहौर में लाठीचार्ज होने के कारण, जेपी साइडन के कहने पर लाठीचार्ज होती है, जिसके कारण लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसी नारा लगता है, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। क्योंकि साइमन कमीशन में कुल के साथ जो मेंबर थे सभी क्या थे, अंग्रेज थे। तो बट यहाँ मैं उस चीज को हिस्ट्री में चर्चा करूंगा, इसलिए यहाँ चर्चा बच्चे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आइए इस अधिनियम का बेटा लास्ट एक्ट को हम लोग क्या करते हैं बेटा, पढ़ते हैं। तो लास्ट एक्ट में क्या है बेटा, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। हाँ, ये बेटा ये भी हो सकते प्रांत, मतलब प्रांत में 2 शासन लागू था। कौन कौन से, लगभग 8 प्रांतों में। कौन, असम था, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब। ये सभी में क्या था, 2 शासन लागू था, ठीक है। इसके अलावा उस समय बेटा कुल धाराएं कितनी थी बच्चे, तो कुल धाराओं की बात करेंगे तो 321 थी। कुल अनुसूचियां उस समय कितनी थी, 10। कितनी थी, 10। इसके अलावा नेहरू ने इसे गुलामी का नया चार्टर भी कहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि किसे गुलामी का नया चार्टर नेहरू ने कहा था, तो 1935 को क्या कहा था कि ये गुलामी का एक नया चार्टर है, नया एक्ट है। आज़ादी नहीं दिया, बल्कि 1935 का क्या दे रहा है, अधिनियम। जैसे 1919 में क्या किया, 1919 में कहा संविधान देने के लिए, पर पकड़ा दिया 1919 का एक्ट। हाँ, और उसकी समीक्षा करने के लिए किसको लाया गया था, साइमन कमीशन को, ठीक है। इसके अलावा अखिल भारतीय संघ बनाने की क्या की बात कही गई यहीं पर, कि हम लोग क्या करेंगे, अखिल भारतीय संघ को क्या करेंगे, बनाएंगे। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। केंद्रों में क्या कराया गया, द्वैध शासन की शुरुआत की गई। और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया।
तो प्रांत में भाई जो डुअल सरकार वाली सिस्टम थी उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और पर जबकि द्वैध शासन कहाँ पे चलेगा, केंद्र में। और प्रांतों में सरकारों का गठन करना चालू किया और इसी कारण 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ कि अब प्रांतों में क्या गया कि अपनी सरकार बनाओ, और सरकार बनाना है तो क्या होना पड़ेगा, इलेक्शन। तो इसीलिए 1937 में पहला इलेक्शन होता है। 1937 में क्या होता है बच्चे, पहला इलेक्शन, समझ रहे। अच्छा 1937 पहला इलेक्शन होता है बेटा। इसके अलावा शक्तियों का भी क्या किया गया बेटा, विभाजन। और शक्तियों का विभाजन किया गया तो कुछ संघ सूची बनाया गया, और प्रांत और समवर्ती, मतलब संघ सूची, राज सूची और समवर्ती। तो उस समय संघ सूची में कुल कितने विषय थे, 59 विषय थे। इस पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। वही प्रांत में कुल कितने विषय थे बेटा, 54 विषय थे। इस पे कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे, 36। इस पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर। पर प्रभावी भूमिका में कौन बनाएगा बच्चे, भाई तुम कहाँ से आ गए, चलो केंद्र एवं राज्य। इसके अलावा बच्चे ध्यान देना है, और अवशिष्ट विषय किसके पास रहेगा बच्चे, वायसराय के पास रहेगा, ठीक है ना। अवशिष्ट विषय किसके पास रहेगा, वायसराय के पास रहेगा। और इसी साथ बेटा संघीय न्यायालय की भी स्थापना किया गया। अब यहाँ पे जो संघीय न्यायालय स्थापना हो रहा है वो क्या कर रहा है, भारतीय परिप्रेक्ष्य के रूप में हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, यह उसमें मुख्य न्यायाधीश थे जो कौन थे, सीजे मॉरिस गेवर थे, सीजे मॉरिस गेवर थे। इसके अलावा बेटा 6 इसमें अन्य न्यायाधीश भी थे। इसके अलावा 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा का क्या किया गया, विभाजन। पहले बिहार और उड़ीसा एक ही साथ थे, पर इसी एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को क्या कर दिया गया, अलग अलग राज्य बना दिया गया। हाँ, इसके अलावा 1937 में बर्मा भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। पहले बर्मा जो था पूरा किसमें आता था, भारत के हिस्से में, म्यांमार वाला। म्यांमार की राजधानी भैया क्या थी, बर्मा थी, समझ रहे। तो इसको 1937 में ही क्या किया गया, बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इसके साथ साथ आरबीआई की भी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो गई थी बेटा, समझ रहे। तो ये सारी बातें जो थी बच्चे किसकी थी, ध्यान देना है, भारतीय संवैधानिक विकास की। इतना एक है ये, जब ये सब ब्रिटिश हम लोग कैसे देते थे, नहीं, हम लोग जब दबाव डालते थे, प्रेशर डालते थे, तो कुछ न कुछ परिवर्तन करके हमको लुभाने का प्रयास करते थे। अब अंततः देखेंगे 1900, अब इसके बाद किसका एक्ट पढ़ेंगे, 1947 का। और 1947 के एक्ट में हमको आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि बेबल के स्थान पर अब कौन आएगा, लॉर्ड माउंटबेटन आएगा। और लॉर्ड माउंटबेटन जब आएगा तो उसने कह देगा 3 जून 1948 तक भारतीयों को आज़ादी दे दिया जाएगा, सर, ठीक है। पर होता क्या है, 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिल जाती है। तो ये जब हम लोग भारतीय संविधान सभा के विकास पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को यही रखते हैं। और फिर देखिए, ये क्लास में हम एक टॉपिक को पूर्णतः कंप्लीट करेंगे, चाहे वो क्लास कितना भी लंबा चले। अब इसके जो आपका इसका जो नोट्स है, टेलीग्राम चैनल हमारा टारगेट ग्रुप पे जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। और जितने भी यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, बिहार दरोगा जितने बच्चे देने वाले हैं उन सभी को बताइए, क्लास यहाँ पे चल रही है, कहाँ पे, टारगेट विद गुरुकुल पे। अब यहाँ से पढ़े और इस बार दरोगा बने। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।